everybody. We'll continue with the subject fluid mechanics. We were discussing the topic open channel flow. So far, we've discussed what is an open channel, what are the types of flow that occur in an open channel, the velocity profile in an open channel, what is the hydraulic mean depth and how to calculate it for various cross sections, how to calculate discharge using Chezy's formula for various cross sections, what is what is the most economical rectangular section, and the derivation of most economical trapezoidal section. So in today's lecture, we'll be discussing what is the best side slope of a trapezoidal section so that it becomes most economical. So most economical trapezoidal section के लिए ये जो side slope है इसकी best value क्या है, ठीक है। तो अब ये क्यों जरूरत पड़ी best side slope की, सबसे पहले तो ये देखते हैं। अब जब हमने पिछली डेरिवेशन करी थी मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन की, तो हमने बोला था कि एरिया तो कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, साथ में बेड स्लोप भी कांस्टेंट है, मतलब आई भी कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है और चेज़ीज फॉर्मूला में सी तो ऑलरेडी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पर हमने कहा था कि बी और डी जो है, बी दैट इज बेस विड्थ एंड डी दैट इज डेप्थ ऑफ फ्लो, जो वाटर डेप्थ है, ये क्या रहेंगे, ये वेरिएबल्स हैं। इन वेरिएबल्स को हमने क्या कर दिया था, इन वेरिएबल्स को हमने कन्वर्ट कर लिया था, मतलब b को हमने कन्वर्ट कर लिया था किन टर्म्स में, d की टर्म में। और फिर हम क्या करते थे, फिर हम पेरीमीटर को मिनिमाइज करते थे विद रिस्पेक्ट टू d। हम मिनिमाइज करते थे बाय डिफरेंशिएटिंग द पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू d और उसको इक्वेट कर देते थे 0 से। अभी तक हम मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन को इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे थे। बट क्या होगा कि कुछ जगह पे ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ आपके पास कांस्टेंट हो जाएगी। d क्यों कांस्टेंट हो जाएगा, बोल सकते हैं कि आप इससे ज्यादा नीचे एक्सकवेशन नहीं कर सकते। एक्सकवेशन क्यों नहीं कर सकते, स्ट्राटा वीक है या फिर आपके यहाँ पे नीचे ऑलरेडी कोई पाइपलाइन जा रही है जिसको आप डिसलोकेट नहीं कर सकते, या फिर यहाँ पे नीचे स्ट्राटा बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसको रॉक है, तो उसको एक्सकवेट करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे उस केस में कि हम d को कांस्टेंट कर देते हैं, इससे ज्यादा हम एक्सकवेशन नहीं कर सकते, मतलब मुझे d क्या रखना है, कांस्टेंट। अब अगर मुझे d कांस्टेंट रखना है तो जो हमने 3 कंडीशंस मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए डिराइव की थी, वो 3 कंडीशंस सैटिस्फाई होना मुश्किल है, क्योंकि आपने d को क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है। हम तो उसकी डेरिवेशन कैसे करते थे, हम डेरिवेशन करते थे b और d को वेरिएबल मान के। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, d को कांस्टेंट कर दिया है। तो इस केस में मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ बेस्ट साइड स्लोप। तो बेस्ट साइड स्लोप मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमने n जो है, जो ये साइड स्लोप है, इसको क्या मान लिया है, वेरिएबल मान लिया है। जबकि पिछले केस में हमने n को भी क्या रखा था, कांस्टेंट रखा था। हम n जब डिफरेंशिएट करते थे तो हमने n को क्या रखा हुआ था, कांस्टेंट रखा था। पर यहाँ पे हमने क्या बोल दिया कि जब आप बेस्ट साइड स्लोप निकालेंगे तो हम n को वेरिएबल कर देंगे और d को क्या बना देंगे, कांस्टेंट बना देंगे। सो अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना हो, सो आई कैन राइट इफ ड्यू टू फिजिकल कंसिडरेशन, किसी भी वजह से, कोई फिजिकल लिमिटेशन है उसकी वजह से, द बॉटम विड्थ b, ये वाली विड्थ b और डेप्थ ऑफ फ्लो d नीड टू बी लिमिटेड, तो उस केस में जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं उसके एडिशन में एक और कंडीशन चाहिए हो सकती है। ठीक है, तो ये केस बेस्ट साइड स्लोप का केस कब आता है, जब हमारे पास कोई कंडीशन है, कोई लिमिटेशन है d में या फिर b में। ठीक है, अब ये कैसे करें, टू ऑब्टेन द मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन बाय कीपिंग द डेप्थ ऑफ फ्लो d कांस्टेंट। हमने इस केस में क्या कांस्टेंट किया है, d को कांस्टेंट कर दिया। हमने बोला कि हम इससे ज्यादा डेप्थ की एक्सकवेशन नहीं कर सकते। तो जब d इज इक्वल टू कांस्टेंट, हमें मिनिमाइज करना है, पेरीमीटर मिनिमाइज करना है मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए। तो पेरीमीटर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू साइड स्लोप n। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर्ली p बाय कर्ली
n इक्वल टू 0 कर देंगे। हमने किसको वेरिएबल कर दिया? हमने d को कांस्टेंट कर दिया और n को वेरिएबल कर दिया। ठीक है, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया हमारी बेस्ट साइड स्लोप का कि बेस्ट साइड स्लोप क्यों यूज करते हैं, क्या उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो अब देखते हैं उसकी डेरिवेशन। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ फ्लो A इज इक्वल टू B प्लस एन डी होल इंटू डी। बट हमें पता है A क्या है? एरिया इज कांस्टेंट, तो एरिया कांस्टेंट है। यहाँ पे B क्या है? B वेरिएबल है, N भी वेरिएबल है और साथ में D क्या है हमारा? D भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशंस हैं। अब हमारे पास यहाँ दो वेरिएबल्स आ गई, B भी वेरिएबल है, N भी वेरिएबल है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस स्टेटमेंट को एक वेरिएबल में रिड्यूस कर लें। तो हम क्या लिख सकते हैं? A बाई डी माइनस एन डी लिखा जा सकता है। तो मेरे पास B किस टर्म्स में आ गया? A, D और N की टर्म्स में आ गया, जिसमें A और D कांस्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे लिख सकते हैं हम? पेरीमीटर कैन बी रिटन एज b प्लस 2d अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे फिर से दो वेरिएबल आ गए, b भी वेरिएबल है और n भी वेरिएबल है। बट इक्वेशन 1 से मैं क्या कर सकती हूँ? इसको यूज करके मैं b को रिप्लेस कर सकती हूँ एज a बाई डी माइनस एन डी प्लस 2d अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक जो डेरिवेशन है दैट इज सेम टू द प्रीवियस डेरिवेशन जो हम पहले कर रहे थे मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए, तो उसके जैसी ही है यहाँ तक। तो अब देखते हैं हमने क्या करना है, हमने मिनिमाइज करना है पेरीमीटर। तो हम लिख सकते हैं टू मिनिमाइज पेरीमीटर वी नीड टू डिफरेंशिएट इट। अब इस इक्वेशन में सिर्फ n हमारे पास वेरिएबल है, बाकी a भी कांस्टेंट है और d भी कांस्टेंट है। तो किसके रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू n। सो आई कैन राइट कर्ली p बाय कर्ली n शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं उसको साइड स्लोप के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स मूव ऑन। सो हम p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं a बाई डी माइनस एन डी प्लस 2d अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1। इसको डिफरेंशिएट करना है n की टर्म्स में। a बाई डी क्या है? कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकती हूँ 0 इसको। माइनस एन डी की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? माइनस डी प्लस 2d अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 की डिफरेंशिएशन हो जाएगी प्लस 2d इंटू 1/2, क्योंकि अंडर द रूट है तो इसको अंडर द रूट को अगर मैं यहाँ से रिप्लेस करके क्या लिख दूं? 1/2 लिखा जा सकता है। सो 1/2 इंटू n स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जो ब्रैकेट्स के अंदर है, तो n स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 2n विच इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आता है माइनस डी प्लस 2d इंटू 1/2 n स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर ऑफ माइनस 1/2 इंटू 2n इक्वल टू 0। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आई एम लेफ्ट विथ माइनस d प्लस 2nd 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज कर सकते हैं एज 2nd अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू d। सो d से d कैंसिल हो जाएगा। आई एम लेफ्ट विथ 2n अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद मुझे मिलता है 2n इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1। तो मैं क्या कर सकती हूँ? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट 4n स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1।
तो मेरे पास आता है 3n² is equal to 1. तो n² is equal to 1/3, which means n is equal to 1/√3. तो ये हमारे पास n की बेस्ट साइड स्लोप की वैल्यू आ गई. n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1/√3. अब हमें पता है ये अगर n है और ये 1 है तो ये एंगल कितना है? दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा. सो आई कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू 1/n. लिखा जा सकता है इस ट्राइंगल से. तो मैं क्या लिख सकती हूँ? tan थीटा इज इक्वल टू 1/n. इसमें n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 1/1/√3. So that is equal to √3, which means कि tan inverse of theta will be equal to tan inverse of √3. That is theta is equal to 60 degrees. So मेरे पास आता है कि best side slope is equal to theta is equal to, for best side slope is equal to 60 degrees. या फिर हम क्या बोल सकते हैं? n is equal to 1/√3. So ये कंक्लूजन आती है हमारे पास. अगर हमारी साइड स्लोप इज इक्वल टू 60 डिग्रीज तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये बेस्ट साइड स्लोप है फॉर अ मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन. आई होप आपको समझ आया होगा ये. In the next lecture, we'll be discussing numericals based on it. Thank you and stay